आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन की। मींस एवोल्यूशन के प्रमाण यानी कि सबूत क्या हैं। और यहाँ पर हमें बात करनी है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? देखिए, लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे कि जो पहली सेल थी वो कैसे बनी, पहली सेल कैसे आई इस अर्थ पर। और अभी हमें बात करनी है कि इस पहली सेल से आज के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स लाइफ जो आज की आ चुकी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बन चुके हैं उनकी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली सेल यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से, जैसे यूनिसेलर लाइफ आई पहले, सिंगल सेल आई, उससे सिंपल लाइफ फॉर्म से आज के कॉम्प्लेक्स लाइफ का बनना, जिसमें क्या लगती है, जिसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। अभी तक हमने केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है ना, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, लास्ट लेक्चर तक। तो पहली सेल से आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ का आना ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। अब ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लो है भाई। पहली सेल आई, धरती का एनवायरनमेंट धीरे 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 बदलता चला गया, और उसी पर रहने वाले जो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, अपने आप को भाई सरवाइव कराने के लिए ये भी अपने अंदर चेंज लाए। तो अपने अंदर चेंज लाते रहे और जनरेशन टू जनरेशन ये चेंजेस क्या हुए, उनके अंदर इकट्ठे होते चले गए, और धीरे 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 लाखों करोड़ों साल तक यही प्रक्रिया चलते चलते आज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। तो इसी को इसलिए क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। और ये इतनी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है, इतनी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है कि इसको नेचर में होते हुए देखना पॉसिबल नहीं है भाई। लाखों करोड़ों साल जिस प्रोसेस में लग रहे हैं, कौन देख सकता है उस चीज़ को? कैसे हम देख सकते हैं? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर आप किसी से पूछो भी गांव देहात में जाके, भाई बहुत पुराने आदमी से पूछोगे तो कितना पुराना भाई, मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है आदमी की? 100 साल। कोई एक्सेप्शन मिल गया, चलो मान लो 125 साल, 125 साल। कहाँ से लाओगे? उससे क्या पूछोगे? वो तो अगर जैसी थी वैसी की वैसी है अर्थ, वैसी ऑर्गेनिज्म है। तो जिस प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं, तो उसको बताने के लिए कोई नहीं है। कौन बताएगा? कौन देख रहा है उसको? तो इसके लिए हमें चाहिए प्रमाण, एविडेंस चाहिए, जो हमें क्या कर सके, जो हमें बता सके, जिनसे हमें पता लग सके कि एवोल्यूशन हुआ है। वरना विश्वास कौन करेगा? ऐसे तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मानने लगे। स्पेशल क्रिएशन ने क्या कहा कि भाई जैसी अर्थ थी, गॉड ने बनाई थी, वैसी पहले थी, ऐसी है, वैसी ही रहेगी। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे ऑर्गेनिज्म आज हैं ऐसे पहले भी थे, ऐसे ही आगे रहेंगे। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई नहीं, एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन के प्रमाण तो दोगे, साक्ष्य तो दोगे कुछ, जब तो माने। हम कैसे मान लें कि भाई एवोल्यूशन हुआ है? तो इसके लिए क्या देना पड़ता है? एविडेंस देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, नहीं देख सकता कोई भी। तो ये जो हम जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आपको पता है आज के टाइम पे डायनासोर की बात करते हैं कि डायनासोर जैसा कुछ था, तो आपको बिल्कुल ही था। मैं बोलूँ कि क्या सबूत है आपके पास, तो आप कहोगे कि भाई हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियाँ क्या हैं? फॉसिल। तो क्या हो गया? सबूत हो गया ना कि हाँ, किसी काल में, किसी प्राचीन काल में, यानी बहुत समय पहले धरती पर डायनासोर भी हुआ करते थे। कैसे पता लगा? उनके फॉसिल, स्केलेटल मिल रहे हैं, कंकाल मिल रहे हैं, तो ये हुआ ना सबूत। तो ऐसे ही एवोल्यूशन के क्या सबूत है? तो ये जो मैंने बताया ना अभी डायनासोर का, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। एवोल्यूशन बता रहा है, नहीं बता रहा है? तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो अलग अलग एविडेंस, सबूतों की बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं और इनमें से हमारे सिलेबस में कौन से, उनकी भी बात करेंगे। तो पहला जो आता है, ये आता है एविडेंसेस। कहां से मिलेगा? एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी से क्या सबूत मिलते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या आता है? एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इनसे क्या सबूत मिलते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 3 आता है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी
लॉजी से क्या सबूत मिलते हैं, और एक आता है एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से ही है। तो ये तो मेन हमें सिलेबस की बात करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एविडेंस मिलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन से भी मिलते हैं, अवशेषी अंग, इनकी भी तो हल्का सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा। और एक होते हैं हमारे एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म, पूंछ पूंछ वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं कभी कभी, वो एटाविज्म, वो भी हल्का सा मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए क्या है। तो पहले हम बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। आप वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी हटा रहा हूँ और शुरू कर रहे हैं यहाँ से एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। तो देखिए पैलियोंटोलॉजी क्या है। तो पैलियोंटोलॉजी जो हम बोलते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, ये ब्रांच है भाई साइंस की, जिसमें क्या किया जाता है, फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ फॉसिल। क्या बोलते हैं उस ब्रांच को, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई फॉसिल हमें अगर फॉसिल प्लांट का मिला है, कोई लकड़ी मिल गई है, प्लांट फॉसिल मिला है, तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे क्या, पैलियो बॉटनी। और अगर हमें फॉसिल किसी एनिमल का मिला है, हड्डी मिल गई, कोई दांत मिल गया, कोई एनिमल का फॉसिल मिला है, तो वो उस ब्रांच को हम बोलेंगे जिसमें एनिमल फॉसिल की स्टडी की जाती है, उसको बोलेंगे पैलियोजोलॉजी, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या है, पैलियोंटोलॉजी होती है। तो पैलियोंटोलॉजी मतलब फॉसिल की स्टडी, जीवाश्म की स्टडी, ठीक है। अब बात ही आती है कि यार फॉसिल क्या है, कि भाई ठीक है हमें पता तो है फॉसिल का, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पता कि फॉसिल क्या है। तो देखिए अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि फॉसिल क्या है, तो मैं बोलूँगा कि किसी ऑर्गेनिज्म का कंजर्व्ड या प्रिजर्व्ड पार्ट क्या कहलाएगा, फॉसिल कहलाएगा। अगर मैं सिंपल कहूँ कि प्रिजर्व्ड या बोलो कंजर्व्ड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्व पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल शब्दों में। एक वैसे तो एक जो डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। सिंपल अगर बताएं कि संरक्षित, जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, सड़ गल के ख़त्म नहीं हुआ है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम फॉसिल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे क्या, डायनासोर की हड्डियां थी, यानी कि मैं कहूँ बोन्स हैं। मुझे मान लीजिए किसी का शेल मिल गया, कवच मिल गया, है ना, किसी सीपी, घोंगा वगैरह होते हैं ना, स्नेल वगैरह, उनके सेल मिल गए, या कछुए का सेल मिल गया, ठीक है। या फिर मुझे कोई टीथ मिल गया, दांत मिल गए, है ना, या फिर मुझे कोई लकड़ी मिल गई, वुड, या फिर मैं बोल लूँ कि पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन सेकंड चैप्टर में, तो वो मिल गए। तो ये सब क्या है, ये डिकम्पोज नहीं हुए, कहीं खुदाई के दौरान किसी पत्थर में तोड़ा तो वहाँ से निकल गए, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल कह सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकलती है कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है यार ये जो जितने भी पार्ट हैं ये सारे हार्ड हैं, क्या लग रहे हैं, हार्ड पार्ट है ना, कोई भी सॉफ्ट पार्ट नहीं है बॉडी का। इसका मतलब ये हुआ कि फॉसिल मैक्सिमम तरीके से अगर हम देखें तो हार्ड पार्ट के हमें दिखाई देते मिलते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट जैसे स्किन और हमारा जो मांस है, ठीक है ना, फ्लैश है जो, वो तो जल्दी से क्या हो जाता है, मर गए, सड़ गए, गल गया, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हड्डियों को डिकम्पोज होने में लगता है टाइम, और डिकम्पोज होने से पहले अगर वो प्रिजर्व हो गई, है ना, कहीं पे मिट्टी में, पत्थर में ऐसे दब गई कि वहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोज ना कर पाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल हो जाएंगे, तो बस ठीक है, खुदाई आज के टाइम पे कर रहे हैं तो निकल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉसिल बनते हैं वो मुख्यतः मेनली हार्ड पार्ट्स के बनते हैं, सॉफ्ट पार्ट के ना के बराबर। इसके अलावा फॉसिल हम किसको कह सकते हैं, फुटप्रिंट्स मिले हैं, मान लीजिए फुटप्रिंट्स, पग मतलब पैरों के निशान मिले हैं जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि लीफ का इम्प्रेशन,
है ना, कोई पत्ता है, किसी पत्थर पे उसके चिन्ह मिले हैं, निशान मिला है, तो वो भी भाई फॉसिल के तौर पे आएगा। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है, फॉसिल हमें क्या जानकारी देते हैं, अगर हमें कोई भी ऐसा मार्क, निशान वगैरह या कोई भी हमें रेसिड्यू मिलता है, अगर हमें जानकारी दे रहा है पास्ट की, कि भाई प्राचीन काल में, पास्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, उनकी जानकारी दे रहा है, तो वो फॉसिल है, हमें जानकारी देते हैं। जैसे डायनासोर की आप सबसे कॉमन जानते हैं, तो डायनासोर क्या कर रहे हैं, हमें प्रीवियस, प्राचीन काल की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज तो डायनासोर नहीं है। हम कैसे विश्वास कर रहे हैं कि डायनासोर होते हैं? हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रमाण मिले हैं, हमें स्केलेटन, हड्डियाँ मिली हैं उसकी, दांत मिले हैं उसके, खोपड़ी, स्कल मिला है उसका, इसलिए हमें पता लगा कि भाई ऐसे जानवर हुआ करते थे। खैर इनको तो और अच्छे से हम अभी देखेंगे। तो ये तो हुआ नॉर्मल सी बात। अब बात ये करते तो यहाँ से फॉसिल की, जैसे हम बोलें कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो देखिए, तो हम बोलते हैं फॉसिल्स आर, क्या बोलेंगे, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक और सेडिमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जो फॉसिल हैं, रिमेन्स मतलब बोलते हैं हिंदी में आप अवशेष, जो बच चुका है। रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, देखिए आ गया हार्ड पार्ट्स, जैसे बोन, टीथ, जैसे हार्ड पार्ट जैसे बोन, टीथ, ठीक है ना, और जैसे शेल, और प्लांट में जैसे वुड, लकड़ी, ठीक है, ये ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स, पत्थरों से खुदाई के दौरान, या फिर सेडिमेंट। सेडिमेंट का क्या मतलब है यहाँ से? इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि इस तरह से कोई ये तालाब है यहाँ पर, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बात है, मान लीजिए यहाँ पर कोई जानवर आता है और वो ऐसे गिर जाता है, यहाँ पर गिर गया और ऐसे सिंक होके अंदर चला गया यहाँ पे। अब क्या होता है कि उसके जो सॉफ्ट पार्ट थे वो तो बैक्टीरिया, फंजाई ने, बाकी कुछ दूसरे जानवर हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उन्होंने उसको, कीड़े मकोड़ों ने खा के कर दिया ख़त्म। और जो हार्ड पार्ट है, हड्डियाँ वगैरह हैं, कुछ जो है डिकम्पोज हो गई, कुछ बच गई। धीरे धीरे मतलब ऐसे हुआ कि बैक्टीरिया, फंजाई नहीं पहुंच पाया, धीरे धीरे इस पर क्या है, मड, मिट्टी की लेयर आती जा रही है भाई, लाखों करोड़ों साल में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। धीरे धीरे मान लीजिए पानी की जगह बस क्या हो गया, ये मिट्टी सी पूरी बन चुकी है पूरी। धीरे 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 क्या हुआ, मिट्टी जो है ऐसे बन चुकी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पहाड़ टाइप जैसे मान लीजिए बन गया। एक एक लेयर मिट्टी की, ऐसे धूल मिट्टी आती जा रही है, और करोड़ों साल बीत गए हैं। और क्या होता है आज के समय पे, मान लीजिए कि हम जो है माइन, ठीक है, हम जो है मान लीजिए पत्थर निकाल रहे हैं हम, तो पत्थर निकालते समय हमने क्या किया, जैसे हम खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस तरह से मान लीजिए हमने निकालना शुरू किया ऐसे। तो हमने जब निकालना शुरू किया, तो मैं ऐसे आपको करके दिखा रहा हूँ, तो हमने जब खुदाई की तो हमें क्या है, यहाँ पर अलग अलग लेयर दिखाई देंगी, मिट्टी की रंग दिखाई देता है, यहाँ पे डार्क दिखाई दिया, फिर हल्का दिखाई दिया, ऐसे। तो ये क्या है, सेडिमेंट लेयर दिखाई देती है, अलग अलग टाइम को दिक्कत आती है, एक अलग लेयर, ये अलग लेयर, ये अलग लेयर, ऐसे दिखाई दे रही है हमें। ऐसे ही करते करते हम पहुँचे जब यहाँ तक, अरे ये क्या मिला है भाई, ये तो हड्डी निकली यहाँ से। तो ये क्या हुआ, सेडिमेंट ऐसे पत्थर में मिल सकते हैं, खुदाई के दौरान मिल जाते हैं हमें, या फिर हम बोलते हैं कि भाई इसमें सेडिमेंट के अंदर पड़े हुए, दबे हुए मिल जाते हैं, जो ठीक है, पत्थर आप देखते हैं कि लेयर वाले भी होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं। तो ये जो मिला हमें फॉसिल, ये इस तरह से लेयर बाय लेयर जो दब चुके हैं, तो ऐसे हमने आपके एनसीईआरटी मिलता है कि अगर हम इसकी कट सेक्शन देखते हैं किसी भी सेडिमेंट का ऐसे, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं। ये हमें नई लेयर दिखाई दे रही है, ये काफ़ी पुरानी है, ये उससे पुरानी है, जितने नीचे जाएंगे उतनी पुरानी लेयर है। तो ऐसे ही जो फॉसिल मिलेगा तो वो भी क्या होगा, जितना नीचे होगा उतना ही पुराना होगा, जितना नीचे होगा उतना पुराना होगा, और उतना ही सिंपल होगा। क्यों होगा, उतना जब पुराना है तो उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, ख़त्म हो चुका है।
तो जितना बचा वो सिंपल बचा है, और जितना ऊपर होगा फॉसिल उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उसके मिलेंगे, डिकम्पोज नहीं हुए हैं उतना अभी। तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म, मान लीजिए हड्डी का चूरा टाइप सा मिल रहा है, और यहाँ पे ठीक ठाक हड्डियाँ मिल रही हैं। तो जितना गहराई में होता है उतना पुराना फॉसिल होता है और उतना ही सिंपल होता है। जितना ऊंचाई में होगा, मतलब ऊपर होगा, उतना ही नया और उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते। दूसरी बात क्या है कि जब पुराना होता है तो यहाँ पर मान लीजिए ये लेयर हमने देखी, कार्बन डेटिंग करके हमें मिली कि यार ये लेयर जो है ये 5 लाख साल पुरानी है, बनी थी। ये देखिए हमने लगा यार 20 लाख साल पुरानी मिली है। ये देखिए तो यार ये 50 लाख साल पुरानी हमें मिली है ये लेयर। तो यहाँ पे जो पत्थर है, हम इसकी पत्थर की एज काउंट करें या पत्थर मिलने वाले इस फॉसिल की, तो 50 लाख उसकी उम्र आ गई, कार्बन डेटिंग से हमने बता दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अलग अलग लेयर्स जो हैं, अलग अलग लेयर्स जो हैं, अलग अलग उसमें, या फिर फॉसिल भी अगर सब में हुआ तो अलग अलग क्या बताती हैं, टाइम पीरियड के बारे में बताती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में ये बताती है। अब ये क्या है भाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल? भाई इसकी आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। वैसे क्या है ये, देखिए जो हमारी अर्थ जब से लाइफ बनी है उसके ऊपर, तब से लेके अभी तक जो अर्थ को अलग अलग कालों में, अलग अलग पीरियड्स में, टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। इन्हीं को हम ईरा कहते हैं, काल। ईरा को पीरियड में, पीरियड को इपॉच में डिवाइड करते हैं। तो कालखंड है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई जैसे आपने सुना हो कि युग चलते थे, है ना, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, ऐसे आप सुनते हैं, कलयुग। तो अलग अलग सबके क्या होते हैं, इतने से इतने हजार साल पहले ये वाला काल था, इतने वाला ये वाला युग था, ये वाला युग था, तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि इस देवता ने जो है इस काल में, इस युग में जन्म लिया और जो है दूसरे युग तक वो रहे। या फिर ऐसे बोलते हैं कि इसी युग में जन्म लिया और इसी युग में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, ऐसे आप सुनते हो। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई ये है, बाकी मैं आपको ये काल जो है आपको आगे बताऊंगा ही, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ जो आपसे कन्फ्यूज़न ना हो भी। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 50 लाख पहले वाला ये रहा, ये 100 लाख वाला अलग रहा, मतलब 1 करोड़ वाला अलग रहा, 5 करोड़ वाला अलग रहा। तो हमने कहा कि भाई 5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में एक ऑर्गेनिज्म आया और वो बी काल तक चला, और एक ऐसा था जो बी में शुरू हुआ और बी में ही ख़त्म हो गया। तो यानी कि ये है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताते हैं अलग अलग फॉसिल, और साथ में इनसे हमें ये पता लगता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक टाइम पीरियड में बना, उसी में ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया। जैसे मान लीजिए डायनासोर इवॉल्व हुए और उसी काल में ख़त्म हो गए, और कुछ ऐसे हैं कि उस काल में बने, अगले काल तक रहे, तब ख़त्म हुए, और कुछ ऐसे हैं कि उस काल में बने और आज तक भी पाए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ जो आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा कि कुछ तो रेस्ट्रिक्ट हैं एक ही जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर अंदर तक, और कुछ हैं आगे तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। कुछ डेवलप होके और अपने आप को बढ़ाया, और कुछ विलुप्त हो चुके हैं, डायनासोर जैसे विलुप्त हो चुके हैं। तो ये क्या करता है, हमें जो फॉसिल की भाई सेडिमेंट जो लेयर्स हैं हमें क्या बताती हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें ये बताती हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुए हमारे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें हमें क्या पता चला, तो इसमें हमें क्या पता चला कि भाई पहला तो हमें पॉइंट ये पता चला कि जितने जो फॉसिल जो पाए जाएंगे, फॉसिल्स फाउंड इन डीप, भाई गहराई में जो पाए जाएंगे बहुत नीचे तक, वो क्या होंगे, वो सिंपल होंगे, सिंपल और ओल्डेस्ट, बहुत पुराने होंगे। प्लस हमने क्या देखा कि जो बिल्कुल ऊपर की तरफ पाए जाएंगे, ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ पाए जाएंगे, ऊपर साइड में, यानी कि नए रॉक में पाए जाएंगे, न्यूअर रॉक्स, ठीक है, वो कैसे, उतने ही नए और उतने ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि उनके मैक्सिमम पार्ट अभी धीरे धीरे होगा, ख़त्म होगा, अभी नहीं हुआ है ख़त्म, इनके मैक्सिमम ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए सिंपल है। दूसरा पॉइंट हमें पता लगा कि जो एंजियोस प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स आर
जो हैं ये एंजियोस्पर्म कैसे सबसे मॉडर्न है, सबसे मॉडर्न प्लस हम या फिर बोल सकते हैं हाईली डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड, सबसे डेवलप प्लांट है। आपने पढ़ा था ना कि सबसे पहले क्या आते हैं, एल्गी आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और बाद में एंजियोस्पर्म आते हैं। तो भाई ये लोअर प्लांट्स थे, ये हायर प्लांट है और इसमें भी ज़्यादा डेवलप कौन से हैं, एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट, ये फूल वगैरह आते हैं जिन पे, है ना। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि भाई एनिमल्स में, तो एनिमल्स में हम खुद हैं, यानी कि जो मैमल्स हैं, एनिमल्स में मैमल्स क्या हैं, मैमल्स सबसे ज़्यादा डेवलप है, हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने ये देखे। तीसरा पॉइंट जो हमें पता लगता है कि कुछ फॉसिल्स क्या करते हैं, सम फॉसिल्स प्रोवाइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वैसे तो आपको पता है लेकिन हम फॉसिल की बात कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हो भाई यूग्लिना है, प्लांट और एनिमल के बीच करता है, वायरस है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच लिंक है। लेकिन अभी हम बात क्या इसकी कर रहे हैं, फॉसिल की। तो फॉसिल में जैसे हमें कहाँ से मिला, हमें एक जगह ब्राविया जर्मनी के अंदर है, जर्मनी से एक कौवे जैसा कौवा होता है ना, कौवे जैसा एक फॉसिल मिला है, दिखने में साइज लगभग कौवे जितना। उसका नाम क्या है, नाम सुना होगा आपने, आर्कियोप्टेरिक्स है, ये फॉसिल मिला है। ये जो है इस तरह का था कि भाई ये लिंक दिखा रहा है, क्योंकि आज के समय पे हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल से, जो सरीसृप रेंगने वाले हैं, उनसे बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, पक्षी बने हैं, और उन्हीं से मैमल्स भी बने हैं, रेप्टाइल से। ऐसा एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कहते हैं। तो जब कहते हैं भाई, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो रेप्टाइल से आए हैं, है ना। तो कहा ना, तो ठीक है, आए हैं तो प्रमाण दो। भाई जब रेप्टाइल से आए हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में आया होगा। मान लीजिए 1 करोड़ साल लगे, मान लो, बर्ड से और रेप्टाइल से बर्ड्स बनने में, तो बीच में 50 लाख के आसपास साल जब हुए तो कुछ ऐसी जीव भी तो दिखाई दिए होंगे जिनमें बर्ड और रेप्टाइल दोनों के करैक्टर हों। मेरे को दिखाओ ऐसा सबूत कहाँ है। तो ये मिला ऐसा सबूत, जो क्या दिखा रहा है, ये हमें लिंक दिखा रहा है किसके बीच के, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में ये लिंक दिखा रहा, दोनों के करैक्टर शो कर रहा है। इसके फॉसिल मिले हैं। क्योंकि ये आप ऐसे मान के चलिए कि मैंने कहा कि मैं इधर से क्या करता हूँ, इधर से मैंने रेड कलर डाला और इधर से मैंने येलो कलर डाला, तो भाई ठीक है, इधर से मैं देखता हूँ तो रेड दिखाई दे रहा है, इधर से देखता हूँ तो येलो दिखाई दे रहा है, तो यार बीच में कहीं ना कहीं तो मुझे ऑरेंज दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा नहीं देगा। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ, इधर से मैंने कहा कि भाई रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स है, और लाखों करोड़ों साल के बाद हमने कहा कि भाई उन्हीं से बर्ड्स बन चुके हैं। हालांकि रेप्टाइल्स भी हैं और एक अलग कैटेगरी बर्ड्स भी बन गए उनसे। तो भाई ठीक है, बर्ड्स बन गया, तो बीच की कैटेगरी कहाँ है, बीच में ऐसा कुछ ऐसा जीव तो जानवर दिखाई देगा ना, जो क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, जो बर्ड्स और रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर शो करेगा, तभी तो हम मानेंगे। तो ये वही है, ये वही है, कौन, जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर को शो करता है। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे भाई दिख गए, जर्मनी से ये फॉसिल मिला था, कौन कौन से मिल गए इसमें। तो आर्कियोप्टेरिक्स में एक तो भाई बर्ड्स यानी कि एवियन कैरेक्टर, एव्स बोलते हैं ना, एवियन कैरेक्टर कौन से हैं, और इधर मैं लिख देता हूँ कि रेप्टिलियन, जो रेप्टाइल के जो कैरेक्टर्स हैं, रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन से हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के कैरेक्टर मैं बोलता हूँ भाई फेदरी बॉडी, ठीक है भाई, फेदर होता है बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर पंख वगैरह होते हैं ना, बॉडी को हीट कर रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। दूसरी बात क्या होती है, चोंच होती है, बीक, चोंच होती है, क्या बोलते हैं, चोंच होती है ना। किसके कैरेक्टर हुए, बर्ड्स के। एवियन कैरेक्टर में देखा जाए तो भाई बोन्स जो होती हैं,
बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब खोखली हड्डियां होती है ना, किसकी होती हैं? बर्ड्स की। लेकिन रेप्टाइल्स की खोखली हड्डी नहीं होती। तो इनकी हड्डियां कैसी? जो आर्कियोप्टेरिक्स मिला, इनकी हड्डी खोखली नहीं थी। तो ये रेप्टिलियन करेक्टर था। दूसरी बात, पूंछ पाई जा रही थी। और पूंछ पाई जा रही भाई, छिपकली रेप्टिलिया में आती है, रेप्टाइल्स में आती है, ठीक है। तो क्या है? पूंछ पाई जा रही है। और क्या है? और क्या है भाई? जो जबड़े थे। जबड़े कैसे? सेम दांत। मतलब कि हमारे में क्या होता है भाई ये क्या बोलते हैं ना, कैनाइन, इंसिजर, मोलार, प्रीमोलार, इनके पास सेम एक जैसे आरी का ब्लेड होता है, सेम एक जैसे। तो वो किस में? रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। जैसे मगरमच्छ के दांत रेप्टाइल में आता है। तो इस तरह के दांत इसके, यानी चोंच थी, चोंच के अंदर दांत थे। अब बताओ ये कैसी बात थी? तो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई दिखने में लग रहा है कौवे जैसा, बर्ड जैसा, लेकिन पूंछ है, मुंह में दांत हैं, है ना, हड्डी खोखली नहीं है ना। इसका मतलब उड़ने इतना कुछ खास ये उड़ नहीं पाया होगा, मतलब ये ऐसा ही था बस, ठीक है, यानी डेवलप हो रहा था। तो ये ऐसे फॉसिल मिले हैं। तो क्या दिखा रहा है? एविडेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बताइए। अब हुआ कन्फर्म कि भाई जो फॉसिल है हमें क्या बता रहे हैं? ये एविडेंस है। तो ये पहला हमें क्या मिल गया? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि एवोल्यूशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो मिल गया ना पहला सबूत, एवोल्यूशन हुआ है। सबसे बेस्ट दे रहा है कौन? आर्कियोप्टेरिक्स सबसे बेस्ट एविडेंस दे रहा है ना, फॉसिल। तो फॉसिल इस तरीके से हमें क्या देते हैं? हमें सबूत देते हैं एवोल्यूशन के। और फॉसिल सबसे बेस्ट और क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस यानी कि किसी शक नहीं है कोई, डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। फॉसिल्स गिव डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। फॉसिल्स डायरेक्ट एविडेंस देते हैं भाई, सीधा आप दिखा रहे हैं, ये ले सबूत, ये रे, कोई थ्योरी थोड़ी ही ना है, या हम बना रहे हैं किससे कहानियाँ, ये लो आपके सामने खुदाई मिला है, लो कार्बन डेटिंग कर लो। तो डायरेक्ट दे रहा है। तो ये क्या होते हैं हमारे? नंबर 1 क्या हुआ? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। दूसरे आते हैं हमारे एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई कार्य करने के फंक्शन, काम करने का तरीका, और जो हमारी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर है, ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फीचर है उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। मतलब कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि देखिए जितने भी हम देखते हैं, ये दूसरा एविडेंस है कि इससे हमें पता लगेगा कि भाई एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हालांकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बताते हैं, समझाते हैं इसके अकॉर्डिंग, प्रमाण दे दे के कि ये देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये क्या है, ये क्या हो गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस था फॉसिल, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अच्छा, तो जो है अभी एविडेंस किससे आ रहे हैं? कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं हमारी धरती पर, अर्थ पर अलग अलग प्रकार के भाई एनिमल्स हैं, प्लांट हैं। मान लीजिए मैं एनिमल को ले लेता हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ जैसे शेर है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब भाई बहुत डिफरेंस है इनमें, है ना, बहुत डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि कुछ एक थोड़े बहुत हम स्टेज पे आते हैं इनकी, तो कुछ इनमें सिमिलैरिटी भी पाई जाती है। यानी मैक्सिमम क्या है, इनमें डिफरेंस है, लेकिन कुछ हद तक इनमें जो है थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी पाई जाती है। तो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या देखनी है अभी? सिमिलैरिटी देख रहे हैं। तो सिमिलैरिटी पाई जाती है। और ये जो सिमिलैरिटी होती है ना, यहाँ पर ये सिमिलैरिटी होती हैं, सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं यहाँ पर, ये सिमिलैरिटीज़ दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है होमोलॉजी इन सिमिलैरिटी को, ठीक है, एक होमोलॉजी है, और दूसरी होती है एनालॉजी। अब ये होमोलॉजी एनालॉजी क्या है? देखिए मैंने कहा कि भाई मान लीजिए मैंने कहा कि हम हैं और घोड़ा है, हॉर्स है। तो हमने देखा कि भाई घोड़ा दौड़ रहा है,
ठीक है, और हम जो वो अपने अगले जो पैर हैं उसके फोर लिम्ब है उनसे दौड़ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम जो हैं अपने हाथ से जो है किसी को पकड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं यार इनके स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारी ये हड्डी, यहाँ से हड्डी, ये हड्डियाँ लगभग क्या है भाई, वो अलग काम कर रहा है, हम अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अगले पैर की उसकी हड्डी और हमारे की हड्डी लगभग कैसी है, लगभग सेम है। तो क्या दिखा रहा है स्ट्रक्चर में, तो हम देखते हैं क्या, जब जब सिमिलैरिटी किस में हो, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी हो तो उसको बोलते हैं होमोलॉजी, और जब सिमिलैरिटी किस में हो, सिमिलैरिटी इन फंक्शन, भाई ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, और जो अंग है ना ऑर्गन्स है उनके बीच में, तो सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, होमोलॉजी, और सिमिलैरिटी इन फंक्शंस क्या कहलाएगा, एनालॉजी कहलाएगा। तो पहले हम देखेंगे होमोलॉजी। तो होमोलॉजी में अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, जीवों के, एनिमल्स के ऑर्गन जो हैं अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर तो लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन। होमोलॉजी में ऐसे ऑर्गन जो ये स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी दिखाते हैं उनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं उनको, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स which has common origin, या फिर कह सकते हैं embryonic development but performs different functions, यानी कि ऐसे ऑर्गन, अंग जो कॉमन ओरिजिन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनका सेम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है उनका, स्ट्रक्चर है उनका सेम, कॉमन है, लेकिन वो फंक्शन अलग अलग करते हैं। कैसे हुआ होगा, हम बोलते हैं कि यार सबके एंसेस्टर आज इस दुनिया पे हैं, जो भी हैं जितने भी एनिमल सबके एक ही थे एंसेस्टर, है ना। तो आज के समय पर जब एंसेस्टर सेम थे तो अलग अलग कैसे हो गए। मान लीजिए कि एक ग्रुप है ना, ग्रुप है सेम, मान लीजिए इंसान टाइप ही है कोई, तो वो क्या हुए चले और कुछ अलग देश में निकल गए, कुछ अलग देश में निकल गए, कुछ वहीं पे रह गए। तो अलग अलग देश में निकले, कहीं का जो टेम्परेचर था, क्लाइमेट बहुत गर्म था, कहीं का बहुत ठंडा था, कहीं का अलग तरह का था। तो अब लाखों करोड़ों साल तक वो रहे उस तरीके से, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को करेंगे अडेप्ट करेंगे, तो उनकी बॉडी में आएंगे चेंजेस आएंगे। तो लाखों करोड़ों साल तक सेम चलता रहा तो क्या हो गया, अलग अलग फंक्शन करेंगे ना, अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो फंक्शन करेंगे। भाई जो गर्म में रह रहा गर्म के अकॉर्डिंग करेगा, ठंड में रह रहा ठंड के अकॉर्डिंग करेगा। तो जब कई लाखों करोड़ों साल बाद हम आज देख रहे हैं तो हमने देखा यार कुत्ता है, बिल्ली है, हम हैं, तो हम देखते हैं यार जो रनिंग का काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण हमारे जो काम करने के जो ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन इंटरनली जब हम इनको स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो सेम दिखाई देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन के ही एग्जाम्पल की, तो मैं एग्जाम्पल में मैंने कहा कि जैसे मैन है, ठीक है, इधर मैं हॉर्स लिख देता हूँ, ठीक है, और जैसे इधर से मैंने से आप व्हेल ले लीजिए, बैट और सील, ठीक है जी। ये एक्वेटिक मैमल है, यानी पानी में रहने वाले मैमल्स। आप शायद मछली समझते हो लेकिन ये मैमल्स है। मैन में क्या है, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई उसके जो हैंड हैं क्या काम करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई जैसे मैंने मार्कर लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो किसके लिए, होल्डिंग, भाई पकड़ने का काम आ रहा है। हॉर्स के क्या हैं भाई, फोर लिम्स जो हैं, भाई ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल भाई है फोर लिम्स ऑफ मैमल्स के फोर लिम्ब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है।
अलग अलग मैमल्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हॉर्स के क्या हो गए, जैसे लेग्स हो गए, किसके लिए काम में आ रहे हैं, अगले अगले पैर, यानी फोर लिम्स। ठीक है, चलो आप समझ जाओगे। तो ये किसके काम आ रहे हैं, रनिंग के, दौड़ने के काम आ रहे हैं। यहाँ पर वेल की बात करें तो वेल के क्या होते हैं, वेल के हो गए पैडल, किसके लिए काम आ रहे हैं, स्विमिंग में, तैरने के। बैठ के क्या होते हैं भाई, विंग्स हो गए। जो अगले मैं बात कर रहा हूँ फोर लिम्स, फोर मतलब जैसे आगे वाले, और हाइंड होते हैं पीछे वाले, जैसे पैर हैं हमारे, किस में आएंगे भाई, फ्लाइंग, उड़ने के काम में आ रहे हैं। और सील के क्या होते हैं, सील के फ्लिपर्स हो गए, ये भी किस काम में आएंगे, स्विमिंग के, तैरने के। तो आप देखें यहाँ पर ये हमने लिखे स्ट्रक्चर, ये सब फोर लिम्ब है। सबके देखो फंक्शन सबके अलग अलग हैं, सबके फंक्शन अलग अलग हैं। लेक्चर देखें आराम से, नीट तक का आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता है इसमें से, अगर आप तरीके से लेक्चर देखें ये वाला। और बोर्ड तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, तरीके से देखें, बस आराम से देखते चलें इसको। तो आप देख रहे हो सबके जो ये क्या हैं, ये फंक्शन तो सबके अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सब क्या है भाई, फोर लिम्स हैं। अब कैसे पता चला कि फोर लिम्स भाई क्या पता अलग अलग हो, तो हम जब इनकी हड्डियां देखते हैं, बोन्स देखते हैं इन सभी की, तो हमें कॉमन चीज़ें दिखाई देती हैं, ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आदमी, हॉर्स, वेल, सब बैट, इनके जब हम ऊपर से देखा हमने, तो यहाँ पे जो हड्डी होती है ये वाली जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है बाइसेप्स वाला, तो ये क्या हो गया, ये हड्डी होती है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर कलाई वाली, ये क्या है, दो हड्डियाँ होती है, कौन सी, रेडियस और अल्ना, दो हो गई। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, कार्पल्स। उसके बाद में ये वाला यहाँ पे ये, ठीक है, ये कौन सी होगी, मेटाकार्पल्स। और उसके बाद में फैलेंजेस, यानी उंगलियों की हड्डियाँ। तो ये लगभग देखते हैं ना, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या बता रहा है कि भाई हड्डियाँ जब सेम हैं, ठीक है, इसका मतलब एंसेस्टर एक ही थे, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण क्या हो गया, इनमें काम करने का जो तरीका था वो सबका अलग अलग हो गया, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन कहलाए। यानी कि हम कह सकते हैं जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हों, फंक्शन नेसेसरी नहीं है, फंक्शन को नहीं हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, फंक्शन को हम क्या है इनके अलग है, उनको कंसिडर नहीं कर रहे हम, ठीक है, उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के कारण हुआ है। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन में आपसे पूछ लेगा, जैसे एमसीक्यू आ जाते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन जो हैं, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल बताइए। आपको एमसीक्यू दे देगा इनमें से कौन सा पेयर है कौन सा नहीं। तो अभी हमने देखा कौन सा भाई, फोर लिम्स हो गए अलग अलग, देखे हमने। कारण पूछ ले आपसे कि क्यों हैं फोर लिम्स ऑफ मैमल्स के फोर लिम्स, अगले हाथ जैसे हमारे। ऐसे ही हम बोलते हैं वर्टिब्रेट मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन। ये कैसे भाई, वर्टिब्रेट में कौन कौन आते हैं आपको पता है, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे पहले आते हैं फिश, ठीक है, पीसेस कहते हैं। उसके बाद में एम्फीबियंस, उसके बाद में रेप्टाइल्स से क्या आया था, बर्ड्स आए थे, यानी कि एव्स। और फिर क्या आए, मैमल, सबसे एडवांस, तो ये आए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि फ़िश में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के 2, इसमें कितने होते हैं 3, इनमें कितने होते हैं 3 चैम्बर हार्ट इनमें, और इनमें कितने होते हैं 4 होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये चैम्बर हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि भाई देख, ठीक है, इसमें एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, एक ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। क्या है इसमें, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, एक ऑरिकल है मतलब 2 ऑरिकल हैं, एक वेंट्रिकल। यहाँ पर भी 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, और यहाँ पे 2 ऑरिकल और एक दो वेंट्रिकल। ये आपको पता है हार्ट के बारे में, 10th क्लास में पढ़ाई होगा या 11th में भी आपने देखा ही है। तो बात ऐसी आती है कि नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो ठीक है, इनके जो हार्ट हैं
ये ओरिजिन लगभग इनका सेम है, इसलिए ऑरिकल वेंट्रिकल का पाया जाना ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम इनके सर्कुलेशन का टाइप देखते हैं किस तरह का है, यानी कि फंक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर दिखता है कि भाई यहाँ फिश में क्या होता है कि ऑरिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल से होता सीधा बॉडी में, मतलब गिल से होता बॉडी में। यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल पाया जाता है लेकिन उसमें क्या होता है जो है प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाता है ब्लड, यहाँ पे सेपरेट रहता है इसमें, ठीक है। इसमें तो बात ऐसी है कि इनमें जो है डबल सर्कुलेशन नहीं है, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता सेप्टम, यहाँ पर है ही नहीं डबल सर्कुलेशन। तो क्या है, एक तरह से सर्कुलेशन अलग अलग तरह का है, तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन सेम नहीं है, ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं ऐसे थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, ठीक है। इसको पेपर प्लांट भी कहते हैं, एक पेड़ है, ठीक है, आप फोटो भी देख सकते हैं उसकी। उसमें क्या होता है, उसके जो फूल है ना, पत्ती कहाँ से फूल लाल गुलाबी गुलाबी से हो जाती है पता ही नहीं चलता है, पेपर जैसा फूल लगता है उसका, पेपर प्लांट भी बोलते हैं इसको। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट, भाई जो कद्दू होता है ना, कद्दू लौकी वगैरह, उनमें। तो थॉर्न्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये पत्ती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से क्या निकला, इसके बेस से कांटा निकल गया, थॉर्न मतलब कांटा। और टेंड्रिल में क्या हुआ, यहाँ से जैसे पत्ती निकली यहाँ से ये, और यहाँ से जो बेस था ये क्या हो गया, ये इस तरीके से स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं टेंड्रिल, और एक कांटा हो गया थॉर्न। तो ये क्या काम करता है भाई ओरिजिन तो सेम है इनका, देखो कहाँ से भाई, वो मेन जो लीफ की एक्सिस से जो है ओरिजिनेट हुए दोनों, तो यानी कि ओरिजिन तो हुआ सेम, लेकिन फंक्शन क्या हो गया अलग अलग। ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ये थॉर्न है वो क्या देगा, ये प्रोटेक्शन देगा, कांटा है जो भी चरने आएगा तोड़ने खाने आएगा उसको प्रोटेक्शन करेगा, और टेंड्रिल क्या करती है, सपोर्ट करती है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना कि बेल लगा दी तो क्या होता है, ये स्प्रिंग की तरह लिपट जाता है और ऊपर चढ़ाता है इसको। तो ये थे आपके एग्जाम्पल इसके। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूज़न निकलता है, तो देखिए, तो इससे होमोलॉजी से, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन की स्टडी से हमें क्या मिला। एक तो क्या है कि जो होमोलॉजी है, यानी जो होमोलोगस की जो स्टडी करना है, होमोलॉजी क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। अब ये डाइवर्जेंट क्या है, देखो आप पढ़ते हो ना, रेज पढ़ी होंगी फिजिक्स में, भाई कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज हो जाए। अब जैसे हमने कहा कि भाई इनके अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, मैंने कहा कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब के ओरिजिन जो है, स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम है, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण वो अलग अलग तरीके से क्या करने लगे, अलग अलग तरीके से जाके वो फंक्शन करने लगे। तो क्या हो गया कि ये सेम थे लेकिन अब वो अलग अलग फंक्शन करने लगे, वो दौड़ रहा है उनसे, वो पकड़ रहा है उनसे, वो तैर रहा है, अभी बताया ना, तो अलग अलग फंक्शन करने लगे। तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होगी, देखो डाइवर्ज हो गया। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, प्लस क्या शो करते हैं, प्लस कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि पूर्वज जो हैं वो कैसे हैं, सेम हैं। तो ये देखिए, ये जो है क्या है, ये भाई यहाँ पर सबकी ओरिजिन सेम है, तो क्या कॉमन है ना, सेम है, तो कॉमन एंसेस्ट्री है लेकिन फंक्शन अलग है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो याद रखना, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलॉजी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करती है, प्लस कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती है, इंपॉर्टेंट चीज़। अब बात करेंगे हम एनालोगस ऑर्गन की, एनालोगस ऑर्गन की बात करते हैं, यानी कि दूसरी जो एनालॉजी है, एनालॉजी की बात करेंगे। तो एनालॉजी में हमने क्या कहा था कि सिमिलैरिटी इन फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, सिमिलैरिटी इन फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन की जो फंक्शन करते हैं उसमें सिमिलैरिटी, अभी स्ट्रक्चर में देख रहे थे हम। तो यहाँ पर जो ऐसे ऑर्गन जो एनालॉजी शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे इनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, दी ऑर्गन्स विच
परफॉर्म कॉमन फंक्शंस, क्या उनके कॉमन फंक्शन हो, कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हो, बट हैज डिफरेंट ऑरिजिन, या फिर बोले स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा ध्यान किस पे, फंक्शन पर है। जै फंक्शन कॉमन होंगे लेकिन उनके ओरिजिन, उनके स्ट्रक्चर बॉडी के, ऑर्गन के, वो अलग हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा विंग्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, भाई बर्ड्स के विंग है ना, ठीक है, वो क्या, उसके फोर लिम्ब के, जो हमारे हाथ हैं वही बर्ड्स के क्या, फोर लिम्ब है, वो क्या उड़ने के काम में आगे, मॉडिफिकेशन है फोर लिम्ब का। दूसरा मैंने लिख दिया विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, या फिर मैं लिख दूं इंसेक्ट। तो मैं देखता हूं जब कि बर्ड के जो ये विंग्स हैं, ये किसका मॉडिफिकेशन है, फोर लिम्स का, मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। और ये किसका है, इसके देखते तो आपको मैक्सिमम इंसेक्ट के जो दिखाई देते हैं पंख, वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं, बटरफ्लाई के भी कुछ इस तरह के ही है। तो ये कैसे हैं, ये स्किन का मॉडिफिकेशन है, जो स्किन होती है उसी से उसके पंख बने हैं। तो हम देखते हैं यार कि इनका ओरिजिन तो अलग हो गया, ये फोर लिम्ब से बने हैं, स्किन से बने हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन कॉमन है, क्या है, उड़ना। तो फंक्शन हो गया ना कॉमन, तो उड़ना हो गया फंक्शन। तो एक ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे भाई पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो इसमें हम देखते हैं तो क्या दिखा, पोटैटो, आलू, आलू क्या है, आलू जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, ट्यूबर बोलते हैं इसको। और स्वीट पोटैटो शकरकंद, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, जो खाया जाता है, इसमें स्टेम खाया जाता है अंडरग्राउंड, इसमें रूट खाई जाती है धरती से निकाल के। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग है, वो स्टेम है, ये रूट है, लेकिन फिर भी दोनों कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या है फंक्शन, क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों ही फूड का स्टोरेज कर रहे हैं। तो हो गया ना कॉमन फंक्शन। तो ये क्या हुआ, एनालोगस ऑर्गन हुए। समझ में आई बात। और जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं, और क्या है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो के बाद में जैसे हम बोले कि फ्लिपर्स जो हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, यानी कि जिनसे वो तैरते हैं, पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स की जो तैरने वाले हैं, उनसे क्या वो तैरते, दोनों का फंक्शन क्या है, कॉमन है, तैरना है, जबकि उनके बेसिक स्ट्रक्चर अलग हैं। और जैसे देखें तो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ ह्यूमन, मैन। तो देखा जाए मैन मतलब क्या, मैमल्स लिखा हुआ होगा या जो भी मैमल के अंदर आता है। तो हम देखते हैं हमारी जो आँख है वो तो काफ़ी डेवलप है। और ऑक्टोपस किस में आता है, ऑक्टोपस आता है भाई मोलस्का में। तो मोलस्का तो बहुत पीछे का है, अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हो 11th में तो काफ़ी पीछे है हमारे से, तो कोर डेटा से तो बहुत पीछे है। तो मोलस्का का है, तो इतनी आई डेवलप नहीं है उसकी स्ट्रक्चरली, लेकिन काम दोनों का सेम है, ये भी देखने का काम कर रहा है, ये भी देखने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन निकला, हमें एनालॉजी से, एनालोगस ऑर्गन से, वो हमारा क्या कंक्लूजन निकला। तो इसमें हम देखते हैं कि एनालोगस ऑर्गन जो हैं ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते, ठीक है, दे नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है जी, ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते। पूर्वज कॉमन है इनके बारे में नहीं बताते हैं, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं ये, ठीक है, दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि अभी कि भाई ये रहा हमारा, जैसे क्या अभी हमने कहा, जैसे मान लो आईज ऑफ ऑक्टोपस है, आईज ऑफ क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि भाई ये अलग था, ये अलग था, लेकिन क्या हुआ, दोनों
या फिर दूसरे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो का लिया, उससे पहले हमने क्या लिया था, विंग्स देखे थे बटरफ्लाई और बर्ड्स के। तो क्या हुए भाई, अलग अलग है ओरिजिन, लेकिन क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग स्ट्रक्चर लेके आए हैं लेकिन एक कॉमन हैबिटेट में रह रहे हैं, एक कॉमन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें हो अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होते 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 कई लाखों करोड़ों साल तक क्या हुआ, वो एक जैसे फंक्शन करने लग गए। तो यानी क्या हुआ, ये देखिए ये क्या हो गए, एक जैसे फंक्शन करने लग गए। तो ये क्या थे, अलग अलग थे। जब अलग अलग थे तो भाई ये कॉमन एंसेस्ट्री तो नहीं दिखा रहे, पूर्वज तो नहीं दिखा रहे कॉमन ही, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिखा रहे हैं, एवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। यानी कि ये क्या दिखा रहे हैं, देखो रेस जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो आप, तो क्या होते हैं, अलग अलग हैं, एक साथ में मिल जाएं तो क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हो गई, इसलिए क्या बोला, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट, यानी एनालॉजी कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करती, एवोल्यूशन को शो करती है, कौन से, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। जबकि होमोलॉजी, होमोलोगस ऑर्गन किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। तो ये तो थे हमारे एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अभी बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से क्या क्या एविडेंस हमें मिलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए आपके। तो देखिए एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जब जाइगोट, जब इम्प्लांट हुआ, मान लीजिए ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो इम्प्लांट हुआ तो उसमें से क्लीवेज हो के डेवलप हो के एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से पूरा बच्चा बन जाता है। तो जाइगोट में जो डेवलपमेंट की जो ये प्रोसेस है ना, इसमें ये जो कंसेप्ट था ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा था। अर्नेस्ट हैकल के ने ये कंसेप्ट दिया था। इसमें क्या कहा था, यही कहा था कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, इनमें कहा गया कि जो पूर्वज थे, पूर्वज में हम क्या मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, ये मानते हैं एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, और सही भी है कि जैसे फिश पहले मानते, वर्टिब्रेट में कौन आता है, आप सीक्वेंस में देखते हैं एवोल्यूशन से, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, पहले फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स और फिर हम, यानी कि मैमल्स। तो हम जब देखते हैं तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि जब एक जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, डेवलप डिवाइड होता होता जब बड़ा हो रहा होता है, तो शुरुआत में उसको, उसके अंदर वो सभी स्टेजेस दिखाई देती हैं डेवलपमेंट में, उसके दौरान आती हैं, जो कभी ना कभी उसके जो पूर्वज एवोल्यूशन के दौरान आती रही। जैसे हम कहते हैं कि पहले एक्वेटिक थे, यानी कि फिश जैसे थे, फिर एम्फीबियन जैसे आए, फिर रेप्टाइल जैसे आए। तो वही स्टेजेस पहले, जैसे बच्चा शुरुआत में है तो उसमें क्या होंगे, 2 चैम्बर हार्ट हुए, 2 चैम्बर हार्ट किसके, फिश जैसे। फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ तो क्या हुआ, 3 चैम्बर हार्ट के हो गए, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल जैसे, पूंछ आ गई रेप्टाइल जैसी। फिर बाद में जाके हमारे जैसे आए 4 चैम्बर हार्ट। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे, और एक चीज़, मेन चीज़ क्या है ना, एडल्ट शब्द जोड़ा, कि बच्चे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टेज में हमारे पूर्वज की एडल्ट स्टेज आती है, यानी कि हमारा एम्ब्रियो हमारे एंसेस्टर की एडल्ट स्टेज को पास करता है अपने अंदर से। ठीक है, इन्होंने तो इनकी इस थ्योरी को क्या बोला गया कि इनको रिकैपिटुलेशन, घबराओ मत, आराम से देखो समझ में आ जाएगी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहा गया इसको। बाद में इसी को बायोजेनेटिक लॉ ये इनको कहा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसने क्या कहा, इन्होंने कहा ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब क्या है, ओंटोजेनी मतलब क्या होती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और फाइलोजेनी मतलब क्या है, इसकी एंसेस्ट्रल स्टेजेस। जैसे हमने अभी कहा, जैसे फिश आई पहले, फिश से कौन, एम्फीबियन से रेप्टाइल से एव्स बर्ड्स, और बर्ड से मैमल्स। तो इन्होंने ये कहा कि जो बच्चा जो डेवलप कर रहा है तो उसमें पहले जैसे स्टार्टिंग में आया 1-1.5 महीने का, फिर 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, तो पहले उसमें फिश जैसी स्टेज आई, 2 चैम्बर हार्ट आए,
फिर इसी ए वाले आए 3 चैम्बर हार्ट हुए, टेल आ गई, फिर एव्स आए तो 4 चैम्बर हार्ट हुए और ये ख़त्म होगी। और ऐसी में एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है क्या कि स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो होता है उसके हेड के पीछे यानी कि यहाँ पर गले के पास में यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे मार्क होते हैं, ठीक है ना। मार्क मतलब क्या होते हैं, ये गिल स्लिट्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल स्लिट्स, ठीक है। गिल तो क्या किस में होते हैं, फिश में। स्लिट का मतलब क्या हो गया, दरार, दरार बोलते हैं। तो यहाँ पर दरार जैसे दिखाई देती हैं। तो ये किस में थे, ये फिश में थे, यानी एक्वेटिक थे। इससे पता लग रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सबसे पहले वो एक्वेटिक थे। तो बच्चा जब डेवलप हुआ तो शुरुआती तौर पर उसमें क्या आए, उसमें गिल्स स्लिट आए यानी मार्क आए। इसका ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं पूर्वज हमारे क्या थे, वो थे एक्वेटिक थे। ये कौन कह रहा है, अर्नेस्ट हैकल कह रहे हैं। और इन्होंने ये कह दिया कि जो हमारे पूर्वजों की एडल्ट स्टेज है वो हमारे एम्ब्रियो में, जब माँ के पेट में रहता है बच्चा, उस दौरान डेवलपमेंट के दौरान उसमें दिखाई देती है। अर्नेस्ट हैकल ने ऐसा कहा। तो आपको याद रखना है फाइलोजेनी मतलब कि ये सीक्वेंस है और ओंटोजेनी मतलब एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं, उसमें पास करता है। हालांकि इसको डिस्प्रूव किया, तो आप क्वेश्चन बन सकता है नीट में क्या, इसको डिस्प्रूव किसने किया, तो डिस्प्रूव किसने किया था, अर्नेस्ट, ये भी अर्नेस्ट वो भी अर्नेस्ट, अर्नेस्ट वॉन बियर ने किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको डिस्प्रूव किया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, देखो अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो जैसे डेवलप करेगा तो उसके अंदर हमारे जो पूर्वज जो रहे होंगे ये वाले, इनकी स्टेजेस एक एक करके आती रहेगी। जब बच्चा पैदा होता है तो ये सब खत्म हो जाती है, बस हमारी रह जाती है। उनकी एडल्ट स्टेज, क्या बोला, एडल्ट, एडल्ट याद रखना, एडल्ट स्टेज आती रहेगी। जबकि इन्होंने कहा कि एडल्ट स्टेज नहीं आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है। यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो एडल्ट एंसेस्टर की एडल्ट स्टेज को कभी भी पास नहीं करता, वो एंसेस्टर की एम्ब्रियोनिक स्टेज को पास करता है। तो ये इन्होंने कहा ये सही थे, इनमें मिस्टेक थी, तो इसलिए बोला डिस्प्रूव किया। तो इसकी एक लाइन है मैं जो लिख देता हूं। तो ये लाइन इन्होंने बताई, मतलब ये पॉइंट है कि एम्ब्रियो नेवर पास दी थ्रू दी एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। तो ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ जाएगा नीट में, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से। उसके बाद में जो हम लास्ट देखते हैं, ठीक है, नंबर 4 देखेंगे, वो हमारा आता है एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री से आप ऐसा सोच सकते हैं, देखिए जैसे हम देखते हैं कि अगर हम सिंगल सेल को देखें, जैसे अमीबा को देखें, उसका सेल को देखें, सिंगल सेल है तो एक ही सेल है, वही उसकी बॉडी वही सेल है। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें पूरी सेल किससे बनी है, कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, और वही, ठीक। तो वही चीज़ अगर जब हम अपनी सेल में देखते हैं तो वही सेम चीज़ हमें दिखाई देती है। क्या शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री को, कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है, मतलब पूर्वज एक ही थे। दूसरी बात, हम अपना डीएनए देखते हैं, किससे बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का, यहाँ तक कि इवन प्लांट में भी देखते हैं, तो डीएनए में क्या दिखाई देता है, सेम उसी चीज़ का दिखाई देता है। क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री। यहाँ तक कि हम अपना ब्लड देखते हैं, दूसरे किसी जानवर, गाय भैंस का देखते हैं, शेर का देखते हैं, कुत्ते का, तो उसमें भी क्या लगभग वही चीज़ मिलती है, लगभग, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लगभग। तो क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री वाला एविडेंस है। ऐसे ही हमने क्या कहा था कि जो आपके सिलेबस में नहीं मेंशन किए लेकिन अच्छे हैं, क्या था, एक तो थे वेस्टिजियल ऑर्गन से मिल रहा है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, अवशेषी अंग, यानी कि जो हम कभी ना कभी हमारे एंसेस्टर में रहे होंगे और आज हमारे बॉडी में हैं लेकिन काम के नहीं हैं। जैसे आपने सुना होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, हमारे जो एंसेस्टर रहे होंगे हर्बीवोर्स रहे होंगे प्योर, तो घास पत्ते खाते थे, तो उनका जो क्या था, जो अपेंडिक्स है वो एक्टिव था, फंक्शनल था। बैक्टीरिया थे, कौन से मेथनोजन रहते हैं, उनके लिए क्या करते, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते थे। आज ये चीज़ हमें कहाँ दिखती है, गाय भैंस में देखने को मिलती है, र्यूमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो वो आज हमारे अंदर, हमारे में क्या जो है, हम घास पत्ते उस तरह से कच्चे जो नहीं खाते हैं, तो हमें सेलुलोज एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत चीज़ें खाते हैं हम, और हमारे अंदर सब एंजाइम डेवलप हो भी चुके हैं।
तो आज हमारे वो किसी काम का नहीं है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना, नीचे की तरफ पाया जाता है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है, उसी के नीचे पाया जाता है, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वो है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है, स्टमक की मसल्स हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे बॉडी के ऊपर हेयर है, तो ये क्या है, मैमल्स की पहचान होती है ना बॉडी के ऊपर हेयर होना। तो क्या है ये, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पहले भाई धीरे धीरे क्या होते हैं, चले गए। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि पहले थे अब नहीं है, यूज़ नहीं किया तो ख़त्म हो गए, ऐसे ही बोलते हैं। तो अगला आता है जैसे एटाविज्म या फिर रिवर्सन। इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि जैसे बोलते हैं कि एंसेस्टर में भाई, कभी कभी आप जैसे ऐसे सुनो कि घटना हो जाती है, किसी बच्चे को सुना हो कि भाई यार उस बच्चे के गांव में बच्चा हुआ, उसके पूंछ है। तो उसका मतलब क्या है, पूंछ का आना मतलब यह है कि लाखों साल पहले पूर्वजों को पूंछ हुआ करती थी, अब एकदम से अचानक से आ जाना, यानी क्या है, वो पूंछ क्या है, वो एटाविज्म है, रिवर्स कर गया है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि मोर देन 2 निप्पल्स फीड कराते हैं बच्चे को। ह्यूमन में कितने हैं, 2, ह्यूमन फीमेल में 2, ह्यूमन मेल में भी 2 निप्पल्स होते हैं। तो 2 से ज़्यादा निप्पल जब आ जाते हैं, जैसे आप देखते हो दूसरे एनिमल, जैसे डॉग के देखते हो आप, मैक्सिमम निप्पल्स होते हैं, जो फीमेल है बीच है, क्या है मैक्सिमम, क्या ज़्यादा निप्पल होते हैं, 2 से ज़्यादा है। तो ऐसे ही क्या है कि बच्चे में शुरुआत तौर पर कई निप्पल देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, सब एटाविज्म है, यानी कि रिवर्सन है, जो पहले कभी वो पूर्वजों में थे और अब दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एवोल्यूशन दिखा रहा है, ये एविडेंस है। और सबसे बेस्ट एवोल्यूशन का एविडेंस कौन था, फॉसिल, डायरेक्ट एविडेंस दे रहे हैं वो थे। तो ये टॉपिक थे आपके एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन अच्छे से मैं समझाने की कोशिश की। आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटना है नहीं, यहाँ से इस टॉपिक से कहीं से नहीं छूटेगा। और जो वीडियो को पूरी देखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चन करोगे तो बोर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नीट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से देखें। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो, वैसे तो ये लेक्चर के साथ में ही वीडियो नोट्स बनाएं अपने साथ, एनसीईआरटी पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं है और कोई बुक पढ़ने की। हाँ, क्वेश्चन के लिए आप एडिशनल बुक ले सकते हैं एमसीक्यू के लिए। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोट्स ही मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।